कोई भी एक्ट हम स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी एक्ट स्टार्ट करें तो उसमें जो दो डेट्स होती हैं, मतलब ये जो साइड पे डेट लिखी होती है, ये वो डेट होती है जिस दिन को ये आपका जो एक्ट है ऑफिशियल गजट में पब्लिश होता है। जिस दिन आपका एक्ट ऑफिशियल गजट में पब्लिश होता है, आपका एक्ट बन गया, मतलब पार्लियामेंट ने पास कर लिया। पार्लियामेंट में क्या चीज, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज होते हैं, बोथ हाउसेज, मतलब आपका वो सेनेट भी और नेशनल असेंबली भी, साथ उसी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, आइदर हाउस ने पास किया, फिर दूसरे हाउस ने पास किया, सेनेट सदर ने पास कर दिया, तो फिर भी वो लॉ तो बन जाता है, लेकिन वो लॉ की कोई वैल्यू नहीं होती। लॉ की कोई वैल्यू नहीं थी जब तक उसको इन्फोर्स ना किया जाए। इन्फोर्स कब होता है? जब आप उस लॉ को पब्लिक नोटिस में ले आते हैं। जब उस लॉ को पब्लिक नोटिस में ले आते हैं। पब्लिक नोटिस क्या कि आप उसका ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देते हैं, जी ये लॉ बन गया है, ये है, और आपने इस लॉ को फॉलो करना है, वरना आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। ठीक हो गया, ये आपका कहता है। ठीक है, ये जो डेट है ये आपकी ऑफिशियल गजट की प्रोसीडिंग की डेट होती है। अब ये ऑफिशियल गजट में कब पब्लिश हुआ था? ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ था 21 मार्च 1908। ठीक हो गया, 21 मार्च 19। अच्छा, इसी डेट में, इसी ऑफिशियल गजट में वो डेट बता देते हैं कि, या तो वो बता देते हैं इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, या फिर वो एक डेट दे देते हैं। ठीक है, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, या वो कोई डेट देते हैं। जैसे उन्होंने डेट दे दी है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट 1 जनवरी 1909। ठीक हो गया। अब पब्लिश कब हुआ है ऑफिशियल गजट में? 21 मार्च को। और ऑफिशियल एनफोर्स कब हो रहा है? ये 1 ऑफ जनवरी, पहले जनवरी की 1 तारीख को। इसी तरह आप देखें पीछे, पीछे आप अगर देखें तो आपका सपोज के रेंट प्रिंसेस एक्ट, रेंट प्रिंसेस एक्ट आपका पब्लिश हुआ जिस डेट को, उसी डेट को वो इन्फोर्स हो गया ऑफिशियल गजट में। जिस दिन पब्लिश हुआ वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश इन्फोर्स हो गया। या इसका मैं आपको पीपीस का बता दिखाऊं तो इसमें भी मेरा ख्याल होगा। सर वहाँ पे एडवांस लिखा होता है ना, जहाँ पे फौरन हो जाए। हाँ जी, यहाँ पे एट वंस, जैसे ये है पीपीसी, पीपीसी shall come into force चलो मैं और लॉ निकालता हूँ आपका। एनी हो, वो आगे एडवांस जहाँ पे लिखा आता है वो आपका, ये हमको वो उसी टाइम अनफोर्स हो जाता है, वरना एक डेट दे देते हैं, वरना आपको एक डेट दे देते हैं। ये है आपका, ये ऑफिशियल गजट में 7 दिसंबर 1960 को हुआ है। और इसमें बताएंगे आपको it shall come into operation on the such areas and but date as a point in as may by notification। ये देखें, ये बता रहा है कि जो नोटिफिकेशन में है, नोटिफिकेशन में जो डेट है उसको वो ये इन्फोर्स हो जाता है। ठीक है, यानी सिंपली वही है कि ऑफिशियल गजट में एक डेट दे देते हैं, उसी डेट को वो इन्फोर्स होता है। या तो वो डेट देते हैं जिस दिन ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ, उसी डेट को वो बता देते हैं, जी इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि वो सेम डे से लागू हो जाता है, वरना एक फर्दर वो डेट दे देते हैं। अच्छा जी, आ गया जी आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल आपको बताता है दो चीजें, आपका स्कोप
और आपका पर्पस। स्कोप क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है। अब इसका प्रीएम्बल हम पढ़ते हैं, तो कहता है an act to consolidate and amend the law relating to procedure of courts of civil judicature। सिविल जुडिकेचर, जुडिकेचर आपका जुडिकेशन से निकला है, एडजुडिकेशन के सिविल फैसलों से रिलेटेड है कि जी ये आपका इसका क्या पर्पज है। इसका पर्पज है कि जी ये हमें प्रोसीजर देता है सिविल केसेस के लिए, हमें एक प्रोसीजर देता है। आगे है जी आपका आगे आपका है जी प्रिलिमिनरी डिग्री। It shall come into force on January 1909 कि वो उन्होंने ऑफिशियल गवर्नमेंट बता दिया कि जी 1 जनवरी 1909 में होगी। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान। आगे कहता है कि जी सेक्शन 2 उसमें वो डेफिनेशंस बताता है। डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ी वो हम पढ़ लेंगे, बाकी हम पीछे जो पढ़ लिए वो पढ़ लिए। डिग्री आ गई है, उसके बाद आपका डिग्री होल्डर कौन होता है। डिग्री होल्डर होता है आपका वो पर्सन जिसके फेवर में डिग्री हुई है। आगे आपका फॉरेन जजमेंट हमने नहीं पढ़नी, फॉरेन कोर्ट्स नहीं पढ़नी। प्लीडर, प्लीडर कौन होता है। प्लीडर गवर्नमेंट प्लीडर से मुराद जिसको ऐसा पर्सन जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक हो गया, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसको पब्लिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और उसी में आपका आ जाता है दूसरा कोई और पर्सन जिसको वही प्लीडर अपॉइंट करे। जैसे कहता है जी गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स any officer appointed by the provincial government to perform any all or any of the function expressly imposed by this court, जो इस लॉ में बताया गया। जैसे आपका पीछे आप 92 जाके पढ़े तो जो एडवोकेट जनरल है, ठीक है, वो कोई आपका पब्लिक नाज़िर का सूट है तो वो एडवोकेट जनरल कर सकता है। वो किसी कौन बता रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बता रही है इस कोड के तहत, ठीक हो गया। आर ऑन दी गवर्नमेंट प्लीडर एंड आल्सो any pleader acting on the under the direction of गवर्नमेंट प्लीडर। सपोज के कोर्ट अपॉइंट कर लेती है नासिर साहब को गवर्नमेंट प्लीडर। अब नासिर साहब क्या होंगे, गवर्नमेंट प्लीडर होंगे जो कि काम करेंगे इस कोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। उसके बाद काम ज्यादा होता है, सारा काम मैनेज नहीं कर सकते, तो वो नासिर साहब एक और वकील को एंगेज कर लेते हैं। अब वो जो वकील साहब, सपोज के नासिर साहब ने वकास साहब को अपॉइंट कर लिया है, वकास साहब जो आपका काम करेंगे नासिर साहब की डायरेक्शन पे, वो भी यही समझा जाएगा कि वो भी गवर्नमेंट प्लीडर है, ठीक हो गया जी। आपका आ जाता है जी आगे जज में, जज जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जज कहते हैं। जजमेंट, जजमेंट का हमने कल पढ़ा था कि जी वो ग्राउंड जिस पे आपकी डिग्री दी जाती है, जिस ग्राउंड पे डिग्री दी जाती है उसको जजमेंट कहते हैं। जजमेंट डेटर कौन है, जिसके अगेंस्ट डिग्री आ जाती है। सपोज के नासिर साहब ने डिग्री ले ली है उनके खिलाफ, वकास साहब के खिलाफ। वकास साहब के खिलाफ उन्होंने एक सूट फाइल किया 10 लाख का रिकवरी का, कोर्ट ने 5 लाख का डिग्री कर दिया, ठीक है। तो आपका 5 लाख की डिग्री आ गई है नासिर साहब के पास, तो नासिर साहब के पास डिग्री आ गई है, तो नासिर साहब डिग्री होल्डर हैं। और जिन्होंने डिग्री दी है वो जिनके अगेंस्ट हुई है वो जजमेंट एक्टर है। अब वकास साहब क्या होंगे, जजमेंट एक्टर है जिनके अगेंस्ट डिग्री पास की गई है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ लिया था। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका ग्रोइंग क्रॉप्स आ जाती हैं। उसके बाद आर्डर, आर्डर मींस आर्डर मीन फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल नेचर विच इज नॉट डिग्री, जो कि डिग्री नहीं है। आगे कहता है जी प्लीडर, प्लीडर मींस any person entitled to appear and plead for another in कोर्ट। अब नासिर साहब के पास लाइसेंस है जो कोर्ट में पेश हो सकते हैं, तो ये क्या है,
प्लीडर हैं और ये किसी के लिए पेश हो सकते हैं, तो ये क्या है, इनको प्लीडर कहेंगे। ये आपके एडवोकेट्स और अटॉर्नी भी आ जाते हैं। टीचर्स को एक्चुअल मीनिंग एडवोकेट्स हैं। एडवोकेट मैडम देखें डिफरेंट मानी रखते हैं। आपका अटॉर्नी भी कहते हैं, वकील भी कहते हैं, उसके अलावा आपका लॉयर भी कहते हैं, उसके अलावा आपका प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं। अब देखें कि क्रिमिनल केसेस में जो होते हैं उनको प्रोसिक्यूटर कहते हैं, सिविल में जो होते हैं उनको अटॉर्नी कहते हैं। और लॉयर और एडवोकेट में क्या फ़र्क है? लॉयर होता है जिनके पास लॉ की डिग्री हो, वो लॉयर होता है। लॉ की डिग्री जिनके पास है वो लॉयर है, ठीक हो गया। और जो लॉ की डिग्री के बाद लाइसेंस ले लेते हैं, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस जो पंजाब बार इशू करती है, तो वो क्या बन जाते हैं, वो एडवोकेट बन जाते हैं। ठीक हो गया। जी सर। आगे सर फर्स्ट टाइम ये डिफरेंस पता चला। ये मैडम यही चीज है, यही चीज है। ठीक हो गया। आगे कहता है जी आपका एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय द विच ऑफ which he is empowered to place or keep in person in confinement। ये किसी की डिग्री है, मेरी बुक्स जो अपनी है ये तो F सिंपली वो आपका वो ये आ गया है, वो उसमें ये पब्लिक ऑफिसर जो आपने उधर पीपीसी में सेक्शन 21 में पढ़ा है वही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है। ठीक हो गया। आगे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर होते हैं रोज इसके अकॉर्डिंग बना लेती है गवर्नमेंट। आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 आपका कहता है कि सबऑर्डिनेट कोर्स। क्या चीज? सबऑर्डिनेट कोर्स। सबऑर्डिनेट कोर्स का सिंपल यही है कि जी आपका आपकी जो लोअर कोर्ट और आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट की, और जो लोअर कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबऑर्डिनेट है। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबऑर्डिनेट। आइए समझ। जी सर। जी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट की भी सबऑर्डिनेट है और लोअर कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी सबऑर्डिनेट है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट है। दोनों की जो हायर पोजीशन किसके पास है? वो आपकी गवर्नमेंट उसके पास है। और किसके पास? हाई कोर्ट के पास। दोनों जो है दोनों नहीं, दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट ये दोनों हाई कोर्ट के अंदर आती हैं। ये दोनों हाई कोर्ट के अंदर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की किसके पास है? नहीं सुप्रीम कोर्ट तो हम पढ़ ही नहीं रहे, ये प्रोविंस की हद तक हम पढ़ रहे हैं। वैसे शायद क्वेश्चन है। जी मैडम, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, यानी कि आगे कब्रिस्तान ही है। हाँ जी बस ऐसे कह लो। ठीक हो गया जी। सिविल लॉ बड़ा मजे का इजी है मैडम, ये सिविल लॉ पढ़ के आप को एक पता चलेगा कि जी आपने वाकई कुछ चीज पढ़ी है। हाँ जी, आपसे तो फर्स्ट टाइम पढ़ना है, बहुत चीजें वो जो नहीं पता थी पता चल गई जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, आगे है जी सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 आपको अच्छी तरह समझना है।
सेक्शन 4 एंड 5 आपको समझ आ गया तो पूरी सीपीसी आपको समझ आ गई, ठीक है। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 सिंपली कहता है कि जी आपका जो ये सीपीसी है अदर लॉज को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अदर लॉज को इफेक्ट नहीं करेगा। अदर लॉज कोई मतलब कि जो आपका स्पेशल लॉ है, कोई लोकल लॉ है, तो उनको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उनको इफेक्ट नहीं करेगा। आगे आपका कहता है जी जो 4 है, 4 कहता है कि जी जहाँ पे वही स्पेशल लॉ, किसी रेवेन्यू कोर्ट के लिए कोई स्पेशल लॉ है, वो साइलेंट हो जाता है, तो फिर आप जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। ठीक है, जिनके सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि जी आपका जो ये स्पेशल लॉ है आपका कोई भी, ठीक है, आपका सीपीसी वो कोई स्पेशल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा, स्पेशल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा। आगे वो कहता है आप स्पेशल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा। 5 क्या कहता है? 5 कहता है कि जी अगर कोई स्पेशल लॉ है जो कि किसी एक्ट से डील कर रहा है तो वही फॉलो किया जाएगा। अगर वो साइलेंट हो जाता है तो फिर आप पीपीसी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप सीपीसी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 5 से दोबारा बताइएगा। मैं मैडम डिटेल के साथ बताता हूँ, आप डिटेल के साथ मैं ओपन कर रहा हूँ, वो एक दफा जी ठीक हो जाए, मैं ये दोनों आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। यही आपको दो है। मुश्किलें लगेंगे, बाकी कोई सारा इजी है। जी पीछे ठीक 10 मिनट रह गए। चलें जी, मैं चलें आप यहाँ से ओपन करें, जब तक ये नहीं होता मैं इधर से आपको बताता हूँ। सेक्शन 4 सर आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही एक आपकी। मिनट, मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी, मैं तो अभी बोल ही नहीं रहा, मुझे बोलने का मौका तो दें। ये है जी आपका सेक्शन 4। आ गया यार, चलें जी, आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। जी सर, हो रही है। चलें जी, अब हम पढ़ेंगे इसको 4 को। 4 आपको स्क्रीन शो हो रही होगी सबको। 4 क्या कहता है? 4 कहता है इन अब्सेंस ऑफ जी इन अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू कंट्रेरी। इसको फिलहाल पहली लाइन को रहने दे, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। कहता है नथिंग इन दिस कोड। इस दिस कोड से मुराद क्या है? इन दिस कोड से मुराद आपका सीपीसी है, ठीक है। कहता है नथिंग इन दिस कोड, ये नेगेटिव सेंस में लिख रहा है।
ठीक है, कहते हैं नथिंग इन दिस कोड shall be deemed to limit or otherwise affect। अब ये कह रहे हैं कि जो सीपीसी है, सीपीसी ना ही किसी की पावर्स को, किसी दूसरे लॉज की पावर को लिमिट करेगा, मतलब कम करेगा, ना ही उसकी पावर्स को इफेक्ट करेगा। किसकी? एनी स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ में क्या कौन आ जाते हैं? स्पेशल लॉ के लिए आपका मैं बताता हूँ कि स्पेशल लॉ क्या होता है। स्पेशल लॉ में वो स्पेशल वर्डिंग लिखी होती है। क्या वर्डिंग लिखी होती है? वर्डिंग में लिखी होती है कि जी द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall have effect notwithstanding anything contained any other law for the time being in force। ठीक है, for the time being in force के इसी प्रोविजन की ये आपकी प्रोविजन की जो इसी एक्ट की प्रोविजन को फॉलो किया जाएगा, बेशक किसी दूसरे एक्ट में जो कुछ भी हो। ठीक है, बेशक किसी दूसरे कहता है दी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall have effect, shall have effect। ठीक है, आगे कहता है not withstanding anything contain in any other law for other law for the time being in force। ठीक हो गया, for the time being in force। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि notwithstanding ये, अब आप पढ़ें लैंड प्रिंसेस एक्ट, ठीक है, उसमें यही वर्डिंग लिखी हुई है, सेक्शन 4 है या 3 है, इस तरह है। आगे आप पढ़ें प्रीएम्पशन एक्ट, उसमें भी सेक्शन 3 में यही वर्डिंग लिखी हुई है, सेम यही लिखी हुई है कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कहते अब आप पढ़ लें उसमें फैमिली कोर्ट एक्ट, ठीक है, फैमिली कोर्ट एक्ट, फैमिली कोर्ट एक्ट में भी यही कुछ बताया गया है। फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, उसमें भी यही कुछ बताया गया कि जी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट विद नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग, कि इस प्रोविजन की ये मतलब इस एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा बेशक किसी दूसरे लॉ में जो कि इस वक्त राजुल वक्त है उसमें जो कुछ भी बताया गया है। जैसे आपका दूसरा लॉ जो कि इस वक्त सीपीसी फॉलो हो रहा है, ठीक है, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। जैसे मैं आपकी बेहतरीन एग्जांपल दूं कि आपका एविडेंस का जो तरीकेकार है सीपीसी में है, ठीक है, अगर फैमिली लॉ स्पेशल लॉ है, फैमिली लॉ में एविडेंस का तरीकाकार बताया गया कि जी आप एफिडेविट दे सकते हैं, तो उसको अब सीपीसी में बताता है कि जी आपने चीफ के लिए जाके बयान रिकॉर्ड करवाना है विटनेसेस का। फैमिली लॉज बताता है कि जी आप उस विटनेसेस की जाके एफिडेविट भी दे सकते हैं। एफिडेविट देंगे तो वो आपका मतलब ये समझा जाएगा कि वो चीफ हुआ है, बाद में क्रॉस कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्पेशल लॉ में आ जाता है फैमिली कोर्ट एक्ट। फैमिली कोर्ट एक्ट में ये वर्ड अगर जहाँ पे आ जाता है कि दी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट, के इसी एक्ट के ये प्रोविजंस लाजमी अप्लाई होंगी बेशक किसी दूसरे लॉ में जो कुछ भी बता दिए गए, ये आपका उसको स्पेशल कर देता है। इसी तरह आप इसमें प्रीएम्पशन देख लें, वो भी उसमें वो भी आपका स्पेशल लॉ है, वो भी आपका स्पेशल लॉ है। ठीक है, प्रीएम्पशन एक्ट या आपका रेंट प्रिंसेस एक्ट, ये आपके स्पेशल लॉ है। ठीक है, उनको इफेक्ट नहीं करेगा, उनको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया, कह रहा है कि सीपीसी जो है स्पेशल लॉ, जैसे फैमिली कोर्ट एक्ट है, रेंट प्रिंसेस एक्ट है और आपका प्रीएम्पशन एक्ट है, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। उधर कोई प्रोसीजर है तो वो वैसे रहेगा। आगे कहता है लोकल लॉ,
ठीक है, लोकल लॉ को भी इफेक्ट नहीं करेगा। अब सबसे पहले तो आपने समझना है कि स्पेशल लॉ कौन से होते हैं, लोकल लॉ कौन से होते हैं। स्पेशल लॉज होते हैं वो जो आपके कोई स्पेशल पर्सन के लिए होते हैं, स्पेशल पर्सन जो कि खास लोगों के लिए होते हैं, खास लोग, स्पेशल पर्सन। जैसे आपका प्रीएम्पशन है तो प्रीएम्पशन सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्रीएम्पशन का सूट फाइल करते हैं, ठीक है। फैमिली लॉज हैं तो फैमिली लॉज सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिसमें वो तलाक का दावा करें या अकमार का दावा करें, नानो नुस्खा का दावा करें, उन लोगों के लिए। इसी तरह रेंट प्रिंसेस एक्ट स्पेशल है, स्पेशल किन के लिए स्पेशल है, वो सिर्फ आपके लैंडलॉर्ड और टेनेंट के लिए, ये स्पेशल है। आगे आ जाता है लोकल लॉ। लोकल लॉ आपका प्लेस से रिलेटेड है, प्लेस कोई खास इलाके के लिए, लोकल लॉ किसी खास इलाके के लिए, स्पेशल लॉ किसी खास लोगों के लिए, स्पेशल और लोकल लॉ किसी खास इलाके के लिए। इलाके के लिए लोकल लॉ की मैं आपको एग्जांपल क्या देता हूँ, एक लोकल लॉ की है जैसे आपका कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट है 1963 का, कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट। ये एक्ट किस कहाँ पे है, ये लोकल लॉ सिर्फ कैंट एरियाज के लिए है। कैंट एरिया जहाँ पे फौजी छावनियाँ होते हैं, लाहौर में भी कैंट एरिया है, ठीक है। इसी तरह बावलपुर में भी कैंट एरिया, कैंट एरिया जहाँ पे फौजी छावनियाँ होती हैं वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, कंटोनमेंट एरिया। अब ये जो एक्ट है कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1963, ये क्या है, लोकल लॉ है। ये सिर्फ आपका उस जगह के लिए है जो आपका पीछे मतलब उस जगह के लिए जो के सिर्फ फौजी छावनी के लिए है, ठीक है। ये स्पेशल उसके लिए आ जाता है। अब आपको पता चल गया कि जी ये जो सीपीसी है ना ही लोकल लॉ को इफेक्ट करेगी